मैं हूं सुनील राउत। 14 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को पीएम मोदी ने गुरु पूर्णिमा और सिखों के प्रकाश पर्व के मौके पर सुबह ही बड़ा ऐलान करते हुए 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। कुछ लोग इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं तो कुछ लोग बड़ी भूल। पहली बार है जब पीएम मोदी के समर्थक भी उनसे खफा नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके फैसले पर वे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस फैसले के बाद कई और आंदोलनों की रूपरेखा तैयार होने लगी है। पीएम मोदी के शब्दों में आंदोलन जीवियों के गैंग को संजीवनी मिल गई है और वे सीएए के साथ ही 370 की वापसी की उम्मीदें लगाने लगे हैं और इसके लिए ऐसे ही लंबे आंदोलन की वकालत भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोदी के 56 इंच के सीने पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनके फैसले को निराशाजनक बताया जा रहा है, तो वहीं जिन्हें मोदी के कट्टर भक्त कहा जाता है वे लोग 303 सीटों वाली सरकार को कायर बता रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने कानून वापसी के दौरान खुद कहा कि कानूनों में दिक्कत नहीं है, लेकिन वे चंद किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए वे ये फैसला वापस ले रहे हैं। इसलिए सवाल देश का है में बात आज इस पर कि क्या अगर भीड़ सड़कों पर उतरकर सरकार को ब्लैकमेल करेगी तो सरकार ऐसे ही कानूनों को वापस लेती रहेगी? क्या कृषि कानूनों की वापसी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर बड़ी भूल? और क्या किसानों से हारी अब सीएए और 370 की है बारी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए देश से माफी मांगी और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस ऐलान के बाद देश में सियासी दलों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई है उसने इस फैसले पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें ये मत समझिए कि मोदी जी बड़ा काम किए। जमीनों चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। एक दिन ऐसे ही आएगा जैसे मोदी ने आज किसानों के बिल को वापस लिया, और जब जम्मू कश्मीर का आवाम इकट्ठे रहेगा, एक आवाज़ पर रहेगा, एक दिन आपको सुनने को मिलेगा जब नरेंद्र मोदी रात के 12 बजे ऐलान करेगा कि जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ स्टेटस है, जो मेरे से गलती हुई, मैंने पावर के नशे में किया, उसको मैं वापस करता हूं ताकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली वापस आए। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत ही नेक नियत के साथ, पवित्र हृदय के साथ वो कानून लेकर आए थे, लेकिन
कुछ चंद लोगों को वो समझाने में नाकाम रहे, इसलिए उन्होंने इन कानूनों को वापसी कर लिया। अब उनके इस फैसले के बाद कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन उनके इस फैसले पर उनके ही कट्टर समर्थक सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दो धड़ों में उनके समर्थक बटे हुए नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कानून अगर इतने अच्छे थे तो फिर क्या उन किसानों से पूछा गया इन कानूनों को वापसी लेने से पहले, जो किसान इन कानूनों के समर्थन में थे, जिन्होंने सरकार के समर्थन में 14 महीने तक अलग अलग दलीलें दी, मंचों पर समझाया, क्यों उनसे नहीं पूछा गया? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। संदीप द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से, लखपत बुटेला जी कांग्रेस से हैं, ए.के. मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, शिवानी दुर्गा है, हिंदू धर्म गुरु है, महेंद्र धर्मेंद्र गोस्वामी है, वो भी हिंदू धर्म गुरु है, हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर है और सीए आंदोलन से ये जुड़े रहे हैं, और बलराम तिवारी है, किसान नेता है। मैं सबसे पहले संदीप द्विवेदी के पास जाना चाहूंगा। संदीप जी, आप भले ही ये कहे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन असली किसान ये कह रहे कि उनके लिए दुख भरा दिन है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वो फैसला ले लिया जिसके उनके मुताबिक ही कि किसानों के लिए उनका यह फैसला था, और उस फैसले को उन्होंने आज उन कानूनों को वापस ले लिया जिसे ऐतिहासिक कानून आपने बताया था। देखिए, पहली चीज तो आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कुछ लोग समझाने में नाकाम रहे और हमें ये 3 कानून वापस लेने पड़े। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन 3 कानून को वापस लेने के बाद जिन किसानों के लिए के हित के लिए सरकारी कानून लेके आई थी, उनको सरकार बीच में छोड़ देगी। देखिए, सरकार के पास और भी प्रावधान है और हो सकता है जिन चीजों को लेके यहाँ कुछ किसानों को आपत्ति थी, उनको किसी और तरीके से राज्य सरकारों के माध्यम से या कुछ और तरीकों से भी इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ प्राथमिकता ये है कि भाई सिर्फ यहाँ एक अहम का मुद्दा ना बने। भाई एक तरफ जो किसान नेता है वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ कानून वापस लो, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। सरकार दूसरी तरफ कहती है कि नहीं, हम आप बदलाव बताइए, सभी तरीके के बदलाव करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के हित के लिए कानून जरूरी है, इसलिए कानून होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जिद पे अड़े रहे। लेकिन देखिए, क्योंकि देश के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, देश का प्रधानमंत्री है, और देश के हर नागरिक को समझाना और देश के हर नागरिक का विश्वास जीतना उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज उन नागरिकों को भी, उन किसानों को भी कहीं ना कहीं समझाया और उनका दिल जीतने की कोशिश की। और देखिए, कानून किसानों का है तो किसानों को लेकर जो सरकार की रणनीति है उसका तरीका बदल सकता है, लेकिन टारगेट जो उद्देश्य है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो संदीप जी, 14 महीने क्यों लगा दिए आपने? अगर आपको पता ही था कि किसानों को आप नहीं समझा पा रहे, 14 महीने क्यों लगा दिए? नहीं, देखिए, 14 महीने के लिए तो अब धारा 370 कितने साल बाद हटी है, अब आप कहिए सरकारों ने इतने साल क्यों लगा दिए? तो देखिए, कहीं ना कहीं संवैधानिक परंपराएं और समाज की प्रतिक्रिया, दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और उचित समय पर उचित माहौल में उचित निर्णय लेना ही कहीं ना कहीं हितकर होता है। तो कुछ लोग तो 370 के खिलाफ भी है, कुछ लोग सीए के खिलाफ भी है, तो अब तो लोग कह रहे हैं कि अगली बारी तो अब उसकी है, वो भी वापस ले लेंगे। देखिए, सीएए को लेके मैं मतलब स्पष्ट, पूरा देश जानता है कि जब सीएए के नाम पे कुछ है ही नहीं तो विरोध किस बात का? भाई अभी तो सरकार ने सीएए की तरह कोई कानून तो पारित किया नहीं जहां किसी की नागरिकता चली गई हो, किसी के देश से बाहर निकाल दिया गया हो। दूसरी बात रही 370 को लेके, तो देखिए, एक देश एक संविधान को लेके भारतीय जनता पार्टी पहले भी स्ट्रिक्ट रही है और अब भी सरकार उसी रणनीति पे चल रही है। यहाँ धारा 370 को और किसान आंदोलन को हम किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। किसान आंदोलन के कानूनों की वजह से किसी की जान नहीं जा रही थी, किसी के ऊपर गोलियां नहीं चल रही थी, किसी के घर नहीं उजड़े थे, किसी का कैरियर बर्बाद नहीं हुई थी, किसी की शिक्षा बर्बाद नहीं हुई थी। लेकिन धारा 370 ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को और भारत के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। तो कहीं ना कहीं 370 सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। हाँ, 370 को लेकर जो सरकार की अगली रणनीति है, तो वहां के लोगों का विश्वास जीत के वहां इलेक्शन करवा के वहां की सरकार बनाई जाए, वो प्राथमिकता में है और सरकार उसको बहुत जल्द करेगी। चलिए बुटेला साहब कुछ इसका जवाब देना चाह रहे, शायद कुछ कहना चाह रहे, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन संदीप जी, आपने कहा कि इससे किसी की जान नहीं गई, 700 किसान संगठन कह रहे कि 700 किसानों की मौत हुई है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कैसी अराजकता लाल किले पर हुई इस आंदोलन की आड़ में ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज आप इसका बचाव करते हुए नजर आए। जी बुटेला जी, आप बोलिए, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आज आपके एक नेता है मीर साहब,
उन्होंने ये कहा है कि 370 भी ऐसे ही वापस लेना पड़ेगा। तो क्या आप कांग्रेस ऐसे ही आंदोलन 370 के लिए चालू करने वाली है? बुटेला साहब जी देखिए, आज जिस पे आपने मुख्य मुद्दा रखा है, मैं उस पे पहले बात करना चाहता हूँ। आपने बहुत बार किसानों का आंदोलन, लगभग साल में 25-30 डिबेटें आपने की और बहुत अच्छी डिबेटें की है जी। यही बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता आते थे, केंद्रीय मंत्री आते थे, कहते थे इसमें काला है क्या। किसानों का जो मूल मुद्दा था, मैं बहुत स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोकतंत्र को, जो इस देश के संविधान ने लोगों को अधिकार दिए, उस अधिकारों की रक्षा की है। वो सब देर से सही लेकिन जागे हैं। 1000 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं, लोगों ने अपना प्राण बलिदान किए, आहूत किए हैं इस यज्ञ के लिए, और सरकार ने समझा है, उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मुख्य जो आंदोलन था, जो मुख्य मुद्दे थे, इससे बढ़ के ये था कि एमएसपी दी जाए, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है। लड़ाई तो एमएसपी की थी कि किसानों के लिए ये काले कानून तो बेकार थे, ये गलत चीज है। किसान तो आंदोलन कर रहे थे एमएसपी को लेकर के, हमें एमएसपी दी जाए और उस पर कानून बने। वो कानून नहीं बना है, पहली बात ये मैं स्पष्ट करना चाहता। भाजपा के लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि देश आए दुरुस्त आए, स्वागत योग्य है, लेकिन संविधान से इसमें परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ हम उम्मीद करते हैं। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक हर बार किसानों के साथ खड़ी रही, इसमें संघर्ष की, सड़कों तो 370 पर बताइए बुटेला जी, आपके नेता कह रहे कि अब वो 370 भी वापस लेनी पड़ेगी। देखिए, राज्य की अवधारणा पे राज्य की सरकार और राज्य के नेताओं की अलग अवधारणा हो सकती है। धारा 370 पे किसान कांग्रेस का स्पष्ट मत है, जो केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया, जो फैसला लिया जा चुका, उसमें कहीं इफेंट बट की कोई आवश्यकता नहीं, न आवश्यकता राज्य समझता, न केंद्र समझता है, और न कहीं का कांग्रेस का कहीं कोई नेता समझता है। कांग्रेस ने निश्चित रूप से यदि फैसला लिया, हम ये जरूर कहते थे, उसमें हम कहीं समर्थन नहीं करते। तो उस नेता पे क्या करेंगे आप जो कह रहे कि ये तो भैया हटानी ही पड़ेगी? सुन लीजिए पहले। देखिए, कांग्रेस ने धारा 370 आर्टिकल 35 ए को उसी दिन नल एंड वैलिड कर दिया था, जिस दिन वहां से राष्ट्रपति खत्म कर देते, वजीर आजम खत्म कर देते, और आप जानते हैं कि 658 के अंतर्गत ये धारा 370 नल एंड वैलिड हो चुकी है। आर्टिकल 35 ए की ये धारा के अंतर्गत भी कांग्रेस ने उसको नल एंड वैलिड कर दिया था, ये आप जानते हैं। पहली बात है, तो ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस ने ये जरूर कहा कि जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया था, वहाँ के राज्य सरकार और वहाँ के नुमाइंदों को भरोसे में लेना चाहता। कांग्रेस का ये तर्क था कि वहाँ के लोगों को, लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया, संविधान के अंदर फैसला लिया गया, देश की सर्वोच्च सदन के अंदर ये मामला, कांग्रेस ने उस पर स्वागत है। कांग्रेस ने किसी प्रकार का, कांग्रेस का कहीं इफेंट बट नहीं, लेकिन किसान का मामला उससे हटके, ये कहते थे 95% किसान हमारे साथ है, ये आंदोलन जीवी है, खालिस्तानी पाकिस्तानी उग्रवादी है, ये किसान है ही नहीं, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन दुख तब होता है कि हमारे केंद्र गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचल के रौंदता है, उनको मारने की बात की जाती, कई किसानों की हत्याएं की जाती, कई किसानों को पीटने का काम किया जाता। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की बातें किसानों के लेकर, ये बहुत दुखद है, इससे पहले कभी नहीं हो, इस तरह का टकराव नहीं होना चाहिए। सरकार को अपने लोग, किसान हमारे लोग हैं, और हमारे लोगों की बात सुनी नहीं। अब तो कह दिया सरकार ने कि अब घर लौट जाए, लेकिन किसान फिर भी कह रहे कि अब तो लौटेंगे नहीं, अब तो आंदोलन शुरू हुआ है। टिकैत साहब का बयान है, बाकी किसान नेताओं का बयान है, अब तो आंदोलन शुरू हुआ है। जी, मैं आऊंगा बुटेला साहब आपके पास, बाकी और भी मेहमान में सबसे एक प्रतिक्रिया ले लूं। हमारे साथ स्टूडियो में मिश्रा साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। मैं पहले उनसे आ रहा हूं बुटेला साहब आपके पास। मिश्रा साहब, क्या इसे हम मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माने या बड़ी भूल? क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, किसान नेता है या बाकी जो उनसे जुड़े लोग कह रहे हैं कि अब तो आंदोलन शुरू हुआ है, अब तो हमारी और कई मांगे हैं, ये तो कुछ नहीं, ये तो शुरुआती मुद्दे, ये तो हमने कहा भी नहीं था कानून दो, तो उन्होंने वापस ले लिया, हमें तो एमएसपी चाहिए और हमारे मुद्दे हैं, उस पर बात होगी, तब हटने की हम बात करेंगे। उधर सीए से के जो लोग हैं, ओवैसी साहब है, उन्होंने कह दिया कि ये भी वापस लेना पड़ेगा। सूत्रों से ये भी खबर है कि शाहीन बाग में तो तैयारियां होने लगी फिर सड़कें जाम करने की। जी, ये अपने देश का दुर्भाग्य है। आजादी के टाइम कुछ ऐसे तत्व हैं जो गलत राजनीति करके, जिनके लिए अपना स्वार्थ राष्ट्र से ऊपर रहता है,
भाई पाकिस्तान बना तो इसीलिए बना क्योंकि कुछ लोगों ने बोला धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, इसी तरीके से नेचर सेम था। सुरसा के मुंह की तरह इन लोगों का ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। रही बात, देखिए ये जो एग्री बिल आया था ये पॉइंट था एग्री इकोनॉमिक्स का। गवर्नमेंट से गलती कहां हुई, मैंने पहले भी डिबेट में बोला था, इंडिया एक एग्रेरियन जो है इकोनॉमी है और कृषि प्रधान देश है। एग्री इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न रख के, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे किसानों को, इसको पॉलिटिक्स में घसीट लिया गया। जो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण हमेशा से ही अपने देश को नुकसान होता रहा है और उस पे ये हो गए हॉबी। ये पॉलिटिक्स का विषय था ही नहीं। एग्री बिल तो सीधे सीधे ये था कि किसानों को टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक वे में क्या बेनिफिट मिलेगा, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। बाकी चर्चा ये होती रही, ये काला है, ये सफेद है, ये सारी चीजें हैं। मैं बोलता हूं, अब देखिए यहां पे आत्मबल की बात है। मैं किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं, अब बिल वापस हो गया, भाई चलिए ढोल नगाड़ा दिवाली आप लोग मनाइए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर रत्ती भर आपके अंदर आत्मसम्मान है तो आप ये डिक्लेयर करिए किसानों को अब आमदनी की कोई दिक्कत नहीं, सारे किसान अमीर बन गए। किसानों को कर्जे माफ करने की अब कोई दिक्कत नहीं, उनके सारे कर्जों की समस्या सुलझ गई, सारे किसान कर्जे दे देंगे। किसानों को बिजली बिल से अब कोई आपत्ति नहीं है, किसानों को अब कोई फ्री में नहीं चाहिए और हम आगे कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह की चीजें डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप लालची हैं, सुरसा के मुंह की तरह। और लालच का जो पेट है या दिमाग है कभी भरा नहीं जा सकता। ये आज ये करेंगे, कल फिर किसी चीज को लेकर के। रही बुटेला साहब मैं आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए धारा 370 की भी बात सुनिए। कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे, आपने बाइट दिखाई। मैं बोलूंगा इन छोटे मोटे मोहरों की बाइट वाइट मत दिखाइए। अब पाकिस्तान भी यही सोच रहा है कि अब कश्मीर हमारे लिए मिल जाएगा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई। चाइना सोच रहा है डोकलाम, तिब्बत और ताइवान हमको मिल जाएगा क्योंकि भारत सरकार और 120 करोड़ की जनता बैकफुट पे आ गई है। अरे इतना आसान आपने समझा है क्या? मैं राजनीतिक उस पे नहीं करता हूं ये मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं है, वो एक डिफरेंट विषय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने या इस सरकार ने एक खूबी मैं बोलूंगा जो चीज होनी चाहिए, इसके पहले की सरकारों ने किसानों के ऊपर गोलियां भी चलवाई हैं, साधुओं के ऊपर भी चलवाई हैं। कम से कम इतना आंदोलन होने के बाद भी एक लाठी नहीं चली है। दिल्ली में जब किसान गए थे तो पुलिस हाथ जोड़ के खड़ी थी। ये इतना इनके दिल में ये सरकार इतनी संवेदनशील है। किसान ठीक है आंदोलन कर रहे हैं तो अपने ही देश के ना, अपने ही नागरिक है ना। कहीं ये लोग बैठे होते तो कश्मीर बना दिए होते इन लोगों की मंशा। तो कुल मिला के जो भी है, प्रधानमंत्री जी ने तब भी बोला था किसानों के फायदे के लिए है, किसानों के हित के लिए भी अगर कोई नेता झुकता है तो उसका बड़प्पन बढ़ता है, कम नहीं होता है। देखिए अयम निजो बड़ो वेतन गणना लघुचेत साम, ये मेरा मुद्दा है, मेरी जीत हो गई, मेरा ही सब कुछ है। ये छोटे दिल के लोग जो है वो बात करते हैं। आपने जो जश्न मना रहे हैं ये बताता है कि ये कितने छोटे हैं। कुछ लोग जो आंदोलन पे बैठे थे, करोड़ों करोड़ों किसानों का नुकसान करा के ये खुश हो रहे हैं। इनको हर हाल में अपना देश हार जाए वो मंजूर है, लेकिन इनकी जीत होनी चाहिए। बस ये चीज मैं बोलूंगा, इस मानसिकता के लोग हैं। नहीं मिश्रा, मैं बुटेला साहब आऊंगा, नहीं सुना जाएगा। ये राजनीतिक विश्लेषक ने भाजपा के प्रवक्ता। अरे तो करिए ना शाहीन बाग शुरू करिए। अरे आप यूपी में गली गली में शाहीन बाग शुरू करिए, यूपी में फिर से शाहीन बाग आप शुरू करिए, करिए ना। कश्मीर में जाके आप बड़े खुश हो रहे हैं, कश्मीर में जा करके फैलाइए आतंकवाद। यहाँ टीवी डिबेट में बैठ के क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड पे करिए। शाहीन बाग आप शुरू करिए, कश्मीर में जा करके आतंक फैलाना शुरू करिए, तब हम आपके पार्टी के प्रवक्ता बनेंगे। आप इस तरह की बातें कहोगे? अरे जो सही है वो बोला है। मैंने तो बीजेपी को क्रिटिसाइज किया, आपकी तरह हम रट्टू तोते नहीं है कि केवल अपनी ही पार्टी का बखान करेंगे। मुझे बीजेपी कांग्रेस से कुछ लेना नहीं है। जो फैक्ट था इस आंदोलन का,
एग्री बिल पे मेरे से बेहतर, मेरे से ज्यादा डिबेट आपने नहीं की होगी, और ना आप समझ सकते हैं कि उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं और इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। जो 70 साल से किसानों की समस्या जो सॉल्व नहीं हुई, वो एक टूल था। किसानों ने कहा ये बिल चाहे, आप ये बताओ। एक चीज और मैं बोलूंगा, देखिए किसान को अमेरिकी क्यों नहीं दी गई? मैं एक चीज और बोलूंगा भाई, अपने देश की हार हमेशा हुई है। जहां पे ग्रेटा थनबर्ग आ जाए, विदेशी शक्तियां, जस्टिन ट्रूडो आ जाए, मियां खलीफा जैसे शक्तियां जब आ जाए, तो वहां पे देश हार जाता है और ऐसे आंदोलनकारी जीत जाते हैं। तो बधाई हो आप लोगों को। मैं समझता हूं कि मियां खलीफा को जल्दी ही आप लोग यहां बुला करके फिर नया आंदोलन शुरू करेंगे। करिए और देश को हराते रहिए, आप लोग बेशर्मों की तरह देश को हराते रहिए और जश्न मनाते रहिए। कांग्रेस ने बनाए, आपने नहीं। कांग्रेस की देन है देश बनाना, संविधान बनाना। देश के अंदर लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया। ये आपको पता ही नहीं है, आपको भारतवर्ष आर्यावर्त के बारे में पता ही नहीं है, ये देश कैसे बना है। सियासत को मिला के हिंदुस्तान कांग्रेस ने बनाया, पाकिस्तान बनाया हुआ है कांग्रेस का। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, बनाया, जिसको आप ध्यान रखिएगा। और आज की डेट में कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री जिस तरह से किसानों को रोन के चले जाता, आप उसका समर्थन करेंगे? MSP नहीं दी जाए, उसका समर्थन करेंगे? 1000 से ज्यादा किसान। भाई पाकिस्तान भी तो कांग्रेस ने बनाया, ये भी तो बोलिए ना। आप बताने का काम कीजिए। अरे 527 सियासतों को मिला के अरे पाकिस्तान भी कांग्रेस ने बनाया, ये भी मान लीजिए ना। कांग्रेस ने बनाया था कि नहीं पाकिस्तान? मानिए इस चीज को। आप इतना चिल्ला अक्साई चीन भी कांग्रेस ने बनाया है, इस चीज को भी मानिए। चलिए हम डिबेट पे आते हैं। मिश्रा जी डिबेट पे आते हैं। बुटेला जी मैं आपको मौका दूंगा, मैं बाकी और भी मेहमान हमारे साथ हैं, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तार्किक। नहीं बाकी और मुद्दे पे आएंगे। मैं हर जगह पॉलिटिक्स। बुटेला साहब समस्या ये है, देखिए बुटेला साहब जी स्वतंत्र विश्लेषक मत कहिए इन्हें भाजपा का प्रवक्ता कहिए। नहीं देखिए ये भाजपा का प्रवक्ता यदि इन्हें स्वतंत्र नहीं बुटेला साहब द्विवेदी जी बुटेला साहब देखिए, ऐसे मुझे लगता है ऐसे नहीं चलता है। अगर आप पर कोई सवाल उठा दे तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाएगा। आप सुनिए, देखिए आपकी आलोचना करने वाला कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। अब आपकी कोई निंदा करता है, आप उसको दूसरे पार्टी का प्रवक्ता बता देते हैं। सुना जाता है, अच्छा श्रोता वही होता है, अच्छा वक्ता वही होता है जो श्रोता हो। सुनिए और उसका जवाब दीजिए तर्कों के साथ। अगर कोई कह रहा है, दिक्कत यही है कांग्रेस की, आज एक नेता आपका कह रहा है कि 370 भी वापस लेना पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा देश में? आप कह रहे हो आपकी पार्टी का नेता नहीं है, लेकिन बाकी लोग भी उसकी बात करेंगे, इसलिए आपको मुखरता से विरोध करना चाहिए, उस नेता से माफी मंगवानी चाहिए कि नहीं वो गलत स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि ऐसे तत्वों को ऐसे तत्वों को इससे प्रेरणा मिलती है कि 370 के खिलाफ फिर एगिटेशन शुरू करें हम। तो ये गलत बात है, ये मानना पड़ेगा आपको डिबेट में। नहीं कांग्रेस का बयान है जी कोई बयान इस तरह का नहीं है। नहीं आपके नेता है जम्मू कश्मीर के, आपके नेता है, वहां पर भी दो धड़े हुए पड़े। गुलाम नबी साहब ने कल एक शक्ति प्रदर्शन कर दिया तो आपकी नेता नाराज हो गए उससे, वहां पर भी दो फाड़ हो गई आपकी कांग्रेस। आप सुन लीजिए जी, कांग्रेस का किसी तरह का बयान नहीं है, इसको कांग्रेस से मत छोड़िए। पहली बात, मुझे घोर आपत्ति है इस बात पे। दूसरी बात मैं आपसे कहना तो माफी मंगवाइए ना सर उनसे, सुन लीजिए, माफी मंगवाइए उनसे। सुन लीजिए जी, इन्हीं का कृषि मंत्री ने कहा था कि कानून सबसे अच्छे, क्यों वो माफी नहीं मांगते? उनसे माफी मंगवाए, हम माफी मंगवाते हैं उनसे। आप उस कृषि मंत्री से माफी मंगवाइए। सर देखिए जिस मुद्दे पर उन्होंने क्या किया छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे। आज आपके नेता ने कहा है आपको उसकी बात करिए सर। हम निंदा करते हैं उस बात की। मैं कह रहा हूं चलिए संदीप जी मुद्दे पे आ रहे हैं। संदीप जी कांग्रेस कोई समर्थन नहीं, कांग्रेस से मत जोड़े इसको। संदीप जी चलिए मुद्दे पे आते हैं। बाकी और भी मेहमान हमारे साथ हैं। आजिद खान साहब है, बड़े लंबे वक्त से वो सीए आंदोलन से जुड़े रहे हैं और सीए की फिर से बात कर दी है। ओवैसी साहब ने भी कह दिया है कि अब तो भैया सीए भी वापस लेना पड़ेगा। वो कह रहे कि क्या मुस्लिम लोग जो है वो लोग नहीं है, वो प्रोटेस्टर नहीं है, हमको जबरदस्ती भगा दिया आपने। हाजिद खान साहब कब से आंदोलन शुरू हो रहा है सीए के खिलाफ? देखिए आंदोलन सीए के खिलाफ अभी कुछ नहीं शुरू हो रहा। ये जो तथ्य रखे जा रहे हैं, जो बहकाया जा रहा है मिल के लोगों को, वो गलत बात। रही बात यह कि किसानों के साथ जो पिछले
14 महीनों में इस हिंदुस्तान में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि 700 से ज्यादा किसान मर गए। और ये पूछा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री से और देश की सरकार से कि जब किसानों ने 3 कानून मांगे नहीं थे तो आपने उन 3 कानूनों को क्यों थोपा? आप उद्योगपतियों को किसानों की जमीनें लेकर उनको देना चाहते थे। इसका विरोध सारे किसानों ने किया और उस किसान आंदोलन को कामयाबी मिली कि सरकार को नतमस्तक होना पड़ा और झुकना पड़ा और कानूनों को वापस लेना पड़ा। और इसमें जिन लोगों की जान गई और करोड़ों लोगों का रुपया अजीब खान साहब, मैं सीए पर जानना चाह रहा हूँ, क्या आप मतलब मांग तो नहीं करेंगे आप कि नहीं भैया ये वापिस हो गया, सीए भी वापिस कर दो? आप ये कहते हैं कि हम इस देश के किसानों के छोड़, अभी एक प्रधानमंत्री बयान में कह रहे थे कि थोड़े से किसान नहीं मान रहे थे। अगर 90% लोग मान रहे थे या 95%, तो इन 5% की वजह से आपने कैसे क्यों वापस किया है कानून? बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि देश का एक भी किसान नहीं चाहता कि वाले कानून उन पर नाफिज किए जाए, उन पर लागू किए जाए। इसलिए आपको मजबूरन आपने देखा, मैंने किसान आंदोलन पे बाकी विशेषज्ञ है, मैं सीए पर जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप सीए आंदोलन से जुड़े रहे हैं, क्योंकि खबरें आ रही है कि शाहीन बाग में तैयार हो रहा है, फिर से पंडाल वंडाल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उस पे जानना चाह रहा हूँ, क्या मतलब आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं भैया इनका ले लिया हमारा भी वापस ले लो? ओवैसी साहब तो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी जब तक इसको पार्लियामेंट में वापस नहीं करेंगे, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और जिस दिन वो ऐलान करेंगे उस दिन ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। रही धारा 370 की बात करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाजिर खान साहब आप जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं ये किसानों का प्रवक्ता हमारे साथ है बलराम तिवारी जी, आप किसानों के प्रवक्ता मत बनिए। आपको जो पूछ रहे हैं उसका जवाब ही नहीं दे रहे। चलिए मैं आ रहा हूँ बाकी मेहमान हाजिर खान साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब ही नहीं दे रहा। किसानों के प्रवक्ता मत बनिए, वो है बलराम तिवारी जी। खुश है किसानों के आपकी जो मांगे थी वो मान ली गई है, कानून वापिस हो गए हैं, तो आप वापिस जाएंगे या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? और भी कुछ मांगे हैं? तीनों काले कानून वापस लेने पर जो हम लोगों की मांग थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उसने कहा कि कुछ किसान नेताओं को हम समझा नहीं पाए, यही भ्रम पैदा होता है कि किसानों को भ्रमित नहीं कर पाए। किसानों को कानून समझ में आ गए थे, अभी किसान आंदोलनरत था। 700 से ज्यादा किसानों से शहादत देने के बाद भी किसान 1 साल से ज्यादा हो गया आंदोलनरत रहा और 700 क्या जो भी कुर्बानी किसान को देनी पड़ती उतनी कुर्बानी देने के लिए किसान तैयार था। और जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक हम लोग बैठे रहते। दूसरी बात हम इसमें ये जोड़ना चाहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश को बताया कि हम कानून वापस ले रहे हैं, हम समझा नहीं पाए, उसमें अगर इनका बहुत बड़ा अगर किसानों के लिए अगर ये उदार प्रवृत्ति थी अगर इनकी, तो इनको उसमें एमएसपी की गारंटी को भी जोड़ देना चाहिए कि जो हमारा किसान आज 1940 रुपए का धान है, अब वो 1200 से 1300 पे बेचने के लिए 1000 रुपए तक कहीं कहीं बिक रहा है। इसके लिए जो मजबूर है देश का किसान। नहीं तिवारी साहब, ये बातें तो अब आगे बातचीत से हो सकती है ना। अगर कुछ आपकी मांगे हैं, वो टिकैत साहब कह रहे कि नहीं तो हम तो उठेंगे ही नहीं, वो तो अभी बहुत सारी मांगे हैं। उसमें हमने देखा है आपके आंदोलन में कुछ सीए प्रोटेस्टर्स थे, कुछ जेल में बंद लोग हैं, उनको भी छुड़वाने की मांगे थी, तो क्या ये भी मांगे मनवाएंगे? अब तो मान ही रही है सरकार आपकी बातें। हम लोगों का ये है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उसको अध्यादेश ला करके भी तत्काल कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर वो लोग आने वाले सत्र में करना चाहते हैं तब तक हम लोग इंतजार करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे बिल वापस होता है हम लोग स्वागत करेंगे उनका। और जब तक ये बिल कानूनी जामा नहीं पहन जाता, जब तक वापस कानूनन नहीं हो जाता, तब तक माननीय टिकैत बाकी नेता आपके कह रहे हैं, किसान नेता कि अब तो आंदोलन शुरू हुआ है, अभी खत्म कहाँ, अब तो शुरू हुआ है, अभी तो और मांगे हैं हमारी, कई मुद्दे हैं। मांगे तो पहले से भी थी, आप भी जानते हैं महोदय कि जब आंदोलन किया जाता है और जब हम आंदोलन शुरू करते हैं, आने वाले समय में जो भी दिक्कतें आती रहती है तो वो हमारे आंदोलन से जुड़ते रहते हैं। अच्छा, तो जो मतलब देश की सड़कें अभी जाम रहेंगी, अभी खोलने के मूड में नहीं है आप? सड़कें अभी जाम रहेंगी? नहीं, सड़कें जाम हम लोगों ने कहाँ किया है? सड़कें जाम तो
सरकार ने करवाई थी। हम अच्छा। लोगों को हमेशा गाजीपुर ऑर्डर में रहे, हमेशा सड़कें खुला रही हैं। हम लोगों ने कभी पीट पीट के मार दिया है और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और आप लोगों ने देखा है कि किसान अपने आवाज में कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं गया कि जिससे कहीं रास्ता जाम हो। चलिए चलिए चलिए, बाकी और भी मेहमान हैं, एक सवाल मेरा उनसे भी हो जाए। शिवानी दुर्गा है हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु है। इनको आप सोचेंगे कि बात किसानों पर हो रही है, आज इनको डिबेट में क्यों बिठाया गया है? तो सोशल मीडिया पर अब अलग तरह की एक मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी भीड़ बैठ जाएगी सड़कों पर और सरकार अगर मानने लगेगी तो हम भी अपने अपने मुद्दे लेकर सड़कें जाम करके बैठ जाएंगे। शिवानी जी, क्या मांग है आपकी? हर हर महादेव जी। मैं पहले एक बात कहना चाहूंगी कि तब आज मैंने देख रही थी मैं सोशल मीडिया पर कि मोदी जी के लिए बार बार ये लिखा जा रहा है कि वो झुक गए, वो अल्टीमेटली उनको हमारी मांगे माननी पड़ी, हमने झुका दिया, मतलब बहुत कुछ, मतलब एक तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके ये उनकी मांग मानने के बावजूद उन्होंने बिल वापस ले लिया, उसके बावजूद तो मैं ये कहना चाहूंगी कि झुकता वही है जो लदा हुआ फल का पेड़ होता है और वो पिता समान है बच्चों की। जब बच्चे कई बार जिद करते हैं तो कई बार माता पिता को झुकना पड़ता है, तो बस वो उसी बच्चों की जिद के आगे झुके हैं और उसमें भी वो देश का कुछ ना कुछ डेफिनेटली हमें विश्वास है कि भला ही सोचा होगा तभी वो झुके हैं इस चीज के लिए। दूसरी बात, हम लोगों के दिमाग में अब क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तीनों बिल जो है वापस ले लिए हैं और हमने भी सीख लिया, हमने भी देखा कि एकता में कितनी ताकत होती है, किसानों की एकता ने उनको जितवा दिया। तो हम साधु समाज के लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी अब जो है मोर्चा निकालें और ट्रैफिक जाम करें और सड़कों पर बैठ जाएं जब तक कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि ये भारत भूमि है और इसको इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, पहले से ये भारत रहा है, तो इसे वापस से पुनः भारत ऑफिशियली घोषित किया जाना चाहिए, इसे हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली घोषित किया जाना चाहिए। एकता में ताकत है, ये हमने देखा और अब हम भी जो है मोर्चा निकालेंगे, साधु संतों का, नागाओं का, आचार्यों का, सभी लोग हम लोग बैठेंगे और हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। चलिए चलिए शिवानी जी, आपकी मांग है, एक नई मांग जुड़ गई। अब ऐसे ही लोग सड़कों पर निकलेंगे और अपनी अपनी मांग लेके आएंगे और सरकार को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मॉडल सेट हो रहा है कि अगर सड़कें आप जाम कर देंगे तो सरकार तो आपकी बात मान लेगी। एक और हमारे साथ महंत धर्मेंद्र गोस्वामी जी हैं, इनकी ओर से भी कुछ मांग आई है। जी बोलिए योगेंद्र जी, धर्मेंद्र जी बोलिए। हर महादेव जी। देखिए, आज जो किसानों का मुद्दा उठ के आया है और इसमें अपने प्रधानमंत्री जी को जो दोषी ठहराया जा रहा है, जो विरोधी इस तरह की सोच बना के बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान सनातन धर्मी हिंदुस्तान है, ये भूमि सनातन धर्मी है और ऐसा नहीं है कि अगर मोदी जी ने ऐसा कोई फैसला लिया है और वो पीछे हटे हैं, ये पीछे हटने का कोई सवाल नहीं होता, ये आगे बढ़ने के लिए कदम है। अगर फिर एक कदम पीछे हटता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गया है, वो कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहा है। विरोधियों से मेरा कहना है कि वो सतर्क हो जाए कि एक बहुत बड़ा कोई निर्णय होने जा रहा है और बहुत जल्द भारत, जो अभी शिवानी जी ने बोला है कि बहुत जल्दी इसको भारत का नाम घोषित किया जाएगा और हिंदुस्तान को बहुत जल्द इस भूमि पर हम देखेंगे कि ये सनातन धर्मी भूमि हिंदुत्व के रूप में जानी जाएगी और हमेशा सनातन धर्म ही रहा है और हमेशा सनातन धर्म के अनुसार भी यहाँ कार्य होते रहेंगे। मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द मोदी जी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। हर हर महादेव। चलिए चलिए, अब संदीप जी बताइए, अब नई नई मांगे आ रही है, एक मांग आपने मान ली, अब तो नई नई मांगे आपके सरकार के सामने आएंगी और सड़कें ऐसी जाम होंगी, ऐसी मांगे पूरी करते रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को कौन सी मांग माननी है और कौन सी नहीं माननी है, ये सरकार का अपना निर्णय है और सरकार कहीं ना कहीं अगर मांग जायज होगी तो जरूर मांगेगी। दूसरा, मैं अपने दोनों धर्मगुरु को यही सलाह दूंगा कि आज भी अगर इस देश के लोकतांत्रिक राजनीति को देखोगे तो आज ही इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है, कभी आपने हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति नहीं सुनी होगी। आज भी बीजेपी पे आरोप लगाया जाता है कि हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसके नाम पे जितनी भी विपक्षी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो या नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट की पार्टियां हो या आपके साउथर्न बेल्ट की पार्टियां हो,
सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो हिंदू आज भी सो रहा है और जिसको इन विपक्षी पार्टियों में अपना हित दिखता है। मुझे लगता है कि पहले उनके जागरण को लेकर अगर यात्राएं निकाली जाए, उनके दिमाग में बैठ के उनके दिमाग के रास्तों को अगर खोला जाए, तो हिंदू राष्ट्र कोई बहुत बड़ा स्वप्न नहीं है, इसको साकार किया जा सकता है। और आज भी इस देश में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक चेंज होगा अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की जगह हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति होने लगे। और बाकी देखिए, सरकार लोगों के बीच में बनती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कथन है अंत्योदय को लेकर, जो हम बात करते हैं कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो, हम अपने पूरे देश का उदय नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री जी ने उसी कथन को साकार किया है। और जो जिन किसानों को हम समझाने में नाकाम रहे, आज कहीं ना कहीं किसानों के आगे सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री झुके। बाकी आप मांग अपनी आपका रखना, आपकी स्वतंत्रता है, आपका संवैधानिक अधिकार है। मानना या ना मानना ये सरकार का कहीं ना कहीं अपना अधिकार है। जी, चाहे मानना या मानना सरकार का अपना अधिकार है। लेकिन संदीप जी, आपको लगता नहीं है कि भला ये हो सकता है आपके लिए मास्टर स्ट्रोक हो, इसके नतीजे क्या आते हैं देखने होंगे सामने, लेकिन एक पैटर्न इससे सेट होगा। कुछ लोग भीड़ बनाकर सड़कों को जाम कर देंगे और आपको नहीं लगता कि मजबूरन आपको बातें उनकी माननी पड़ेगी? नहीं है। आप सीए को लेके कितने दिन लोग बैठे रहे, और भविष्य में फिर हो सकता है बैठे लखनऊ और फिरोजाबाद और आपका दिल्ली सब जाम करने की कोशिश की। लेकिन सरकार, देखिए, गलत बात पर सरकार नहीं झुकेगी। और देखिए, हालांकि इस सरकार की एक खूबसूरती आप ये देखिए कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान जब आंदोलन हुए तो उनको लाठियां और गोलियां ही मिली, उन्हें कभी उनका हक नहीं मिला। लेकिन इस सरकार ने ये जानते हुए भी कि सिर्फ कुछ किसान नाराज हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार झुकी, क्योंकि उसको लगा कि कहीं ना कहीं अपने घर के नाराज व्यक्ति को मनाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर लाठी और गोली बरसाना। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग अपनी मांगे लेके निकलेंगे और सरकार को लगेगा कि मांगे जायज है, तो मानना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर मांगे जायज नहीं होंगी तो देखिए, संविधान में हर तरीके के अधिकार सरकार के पास हैं। चलिए बुटेला साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं ए.के. मिश्रा जी से कुछ समझना चाह रहा हूं। ए.के. मिश्रा जी, क्या ये जो आज फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को, जो एक बिखरा हुआ विपक्ष था, उसको एक संजीवनी मिलेगी इससे? जिस तरह से आज हमने देखा, कांग्रेस पार्टी हो, बाकी पार्टियां हो, सब कह रहे कि ये हमारी जय है, ये हमारी विजय है, क्योंकि हम किसानों के साथ थे, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। केजरीवाल जी हो, बाकी विपक्षी अखिलेश यादव जी कह रहे कि ये तो चुनाव का डर है और हमारी बहुत यात्राएं चल रही है, इस वजह से डर गए हैं। और कांग्रेस कह रही है कि डर के आगे ही बीजेपी की हार है। तो आपको नहीं लगता इसके विपक्ष को संजीवनी मिली है और विपक्ष जो है ऐसी ही सड़कों पर उतरेगा और सरकार पर दबाव बनाएगा? देखिए, समुद्र में जैसे कोई 4-5 साल से भटका हुआ आदमी हो एक छोटी सी नाव पे, अगर एक बूंद भी बारिश की गिरती है ना, तो वो पूरा मुंह खोल के उस बूंद को अपने अंदर लेता है। विपक्ष का यही हाल है, एकदम सियासी जो है। आप ये देखिए, अकाल पड़ा हुआ था, रेत में एक बूंद पानी गिरा है और वो सारे विपक्ष वाले अपना मुंह खोल के वो पानी की एक बूंद को लपकने के लिए तैयार हैं और सोच रहे हैं हमारी प्यास बुझ जाए। सवाल ये है, जब आप बेसिक बैकग्राउंड, बेसिक सिद्धांतों पे आप करेक्ट नहीं होंगे, तो एक बूंद से कभी आपके शरीर की डिहाइड्रेशन दूर नहीं होती है, प्यास आपकी नहीं बुझती है। हाँ, अगर मैं इंसानों की बात करूं, और तो विपक्ष का हाल यही है। उनके लिए तो ये संजीवनी नहीं, आप ये समझिए, जो उनकी सांसें रुकी हुई थी, एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण अब उनको दिख गई है कि आंदोलन की एक सीरीज तैयार करके और लगातार हम आंदोलन करके, अराजकता फैला करके जो है हम अपने देखिए, कंस्ट्रक्टिव वे में तो ये अपने मंसूबों में सफल होंगे नहीं। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स मुझे दिखती नहीं है। एक छोटा सा चीज क्या हुआ, मैं ये बोलता हूं कि ऐसे आने लगे कि अब तो जी हमारे मन से पूरे हो जाएंगे, कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाएगा, धारा 370 हट जाएगी, जितनी निगेटिव चीजें हो सकती हैं वो सारी की सारी निगेटिव चीजें विपक्ष के नेताओं के मुंह से आ रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आत्मबल या नैतिक राजनीति का तो कोई, जैसे इन लोगों ने कभी पाठ ही नहीं पढ़ा। नैतिकता ये होती यहां पे कि किसान आंदोलन करने वाले या विपक्ष के जो लीडर है, नेता है, वो ये बोलते हैं कि भाई आपकी जो है, ठीक है, आपकी जो मेन मांग थी, बिल वापस हो गया, अब आप इसी मंच से ये डिक्लेयर करिए
कि किसानों की समस्या खत्म हो गई, अब हम आगे आंदोलन नहीं करेंगे, अगर कुछ करना भी है तो आपस में बैठ के हम बात कर लेंगे, रेदर देन कि जनता को और पूरे देश को उलझा करके पूरे देश का विकास रोक करके हम बैठे रहेंगे। नैतिक पॉलिटिक्स तो है ही नहीं। किसी भी विपक्ष के नेता ने नहीं बोला, ना अपील की किसान के नेताओं से कि आप यही अनशन खत्म करिए और कंस्ट्रक्टिव वे में आप जो है सरकार से, विपक्ष से, देश की जनता से आप संवाद करिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है, एक धड़ा भारत गुलाम हुआ। मीर जाफर वाली कहानी आप जानते हैं, कैसे वो एक धड़ा लेके आंदोलन करने लगा कि जी हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर उस दिन मीर जाफर एक धड़ा लेके अलग नहीं हुआ होता, अनशन पे नहीं बैठा होता, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती है। मैंने इसीलिए शुरू में बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अहम इस देश और इस देश के इतिहास के ऊपर रहता है या रख करके चलते हैं। देश कुछ भी हो जाए, देश का बंटवारा हुआ तो इसी भावना के तहत हुआ कि हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए, देश चाहे खंड खंड हो जाए। मिश्रा जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं आपसे कि आज देखिए, राजनीति, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, उनको भी चुनाव लड़ने हैं, और जाहिर तौर पर ये जो फैसला है ये चुनावी फैसला है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी भी इंकार नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले राज्यों में चुनाव है और उसके मद्देनजर पंजाब को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि वहां कुछ भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपने एक धड़े को, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, या एक किसान जो नाराज थे आपसे, एक वर्ग के लोग नाराज थे, उनको खुश करने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लेकर अपने कट्टर समर्थकों को नाराज कर दिया है, और वो कैसे उनको मना पाएंगे? सबसे पहला गलत प्रिडिक्शन और गलत स्टेटमेंट, मुझे माफ करिएगा, ये राजनीतिक फैसला नहीं है। राजनीतिक फैसले क्या होते हैं? किसी एक आदमी, किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए, अपनी राजनीति साधने के लिए देश को दो धड़ों में बांट देना। जम्मू कश्मीर में आजादी के टाइम पे जो हुआ वो एक राजनीतिक फैसला था कि हमारी बात रहनी चाहिए और चाहे जो हो जाए। 500 मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो प्योर राजनीतिक फैसले थे। राजनीतिक फैसला ये तब होता अगर बीजेपी को ये राजनीतिक फैसला देना होता या करना होता तो वो प्लेट में सजा के उनके हिसाब से एमएसपी दे देती, जो जो चेंजेस बोल रहे हैं उनके हिसाब से कर देती, 2 दिन के भीतर ये आंदोलन खत्म हो गया होता। ये मेरी एनालिसिस है। तो ये राजनीतिक फैसला नहीं है। राजनीतिक फायदा अगर लेना होता तो जो जो किसान आंदोलन के लोग बोल रहे थे वो सारी चीजें या उससे बेहतर चीजें प्लेट में सजा के दे दिया जाता। जैसे कि आप समझिए पाकिस्तान दे दिया गया था, या और बहुत अक्साई चीन प्लेट में सजा करके दे दिया गया था, बहुत सारी चीजें दे दी गई थी। और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो राजनीतिक फैसले थे। ये राजनीतिक फैसला नहीं था, क्योंकि इसमें देखिए न दिया गया है, न बीजेपी अपनी बात मनवा पाने में सक्सेस हुई, न किसानों की बात को मान, ये नल एंड वाइड का केस हो गया। एक स्ट्रगल के बाद, मैं समझना चाह रहा हूं, आपने कहा ये राजनीतिक फैसला नहीं है, लेकिन इसके टाइमिंग पर अगर हम जाए, आज गुरु पूरब है, कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब अमित शाह से मिलते हैं, 3 दिन पहले फार्म हाउस पर बीजेपी के सांपला साहब यहाँ पंजाब के नेताओं से अमरिंदर सिंह साहब की मुलाकात होती है। क्या माना जाए इसको? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल भी राजनीतिक फैसला स्पेशली करंट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। विपक्ष इसको इस तरीके से को रिलेट करेगी, प्रोजेक्ट करेगी, या किसान नेता। देखिए, टिकैत का तो एकदम सारा कुछ ये किसान आंदोलन नहीं है, राजनीतिक है। उनका आंदोलन ये छुपे हुए में राजनीतिक है, तभी वो वेस्ट बंगाल पहुंच गए। क्या मतलब है? वेस्ट बंगाल में आपको किसी ने बुलाया, आप बार बार एमएसपी और इसकी किसानों की बात नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि चुनाव में हम हिसाब लेंगे। वो तो खुद ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मान रहे हैं कि हमारा आंदोलन राजनीतिक है और हम राजनीतिक बेनिफिट लेंगे। लेकिन ये राजनीतिक फैसला इसका नहीं है। यहां पे बीजेपी का ये है, जो मुझे लगता है कि एक हर्डल जो बना है, जिससे पूरे देश में एक तरीके का आप समझ लीजिए डिस्टरबेंस या टर्मोइल बना है, उसको खत्म किया जाए। बिल परिष्कृत तरीके से हो सकता है साल भर के बाद भी आ जाए, 2 साल के बाद भी आ जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे बेनिफिट दिए जा सकते हैं। राजनीतिक फैसला तब होता जब पहले दिन किसानों ने डिक्लेयर किया, 2-4 दिन आंदोलन चला, तुरंत प्लेट में सजा करके सारी चीजें दे दी गई। जैसे और भी उदाहरण मैं बताऊंगा। नहीं, ठीक है, मैं आपके पास आगे आऊंगा। आपने सही कहा कि राकेश टिकैत साहब की बात की, वो तो राजनीतिक, आज इतना बड़ा फैसला हो गया, और महाराष्ट्र में बिरसा मुंडा साहब की कोई वहां प्रतिमा लग रही, वहां पर है वो। और महाराष्ट्र में जाकर सबसे बड़ी बात है कि वहां गन्ने का समर्थन मूल्य बहुत कम है उत्तर प्रदेश से, लेकिन उस पर उनका दिन भर में एक भी बयान नहीं आया, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके पसंदीदा सरकार है, इसलिए वो गन्ने पर बयान नहीं देते हैं। और बहुत सारे हैं, मैं बता सकता हूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बुटेला साहब बहुत लंबे वक्त से उंगली उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए बुटेला साहब।
पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो ये बहुत सारे टिकट साहब से लेकर कई लोगों को कहीं इनका राजनीतिक एजेंडा है, जो आपने स्वतंत्र विश्लेषक बिठाए भाजपा के प्रवक्ता से कम नहीं है और उनसे बड़े प्रवक्ता हैं। इनको विश्लेषक में प्रवक्ता करी तो ज्यादा अच्छे, मुझे तब कोई आपत्ति नहीं जितनी ये राष्ट्र और देश और हिंदुत्व की बात करी। अरे मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ भगवान केदार की साक्षात भूमि है। केदार आपको हिंदुत्व से चिढ़ क्यों होती है सर, मुझे बताइए ना। सुन लीजिए। मैंने कहा मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ केदारखंड कुछ पवित्र भूमि से आता हूँ, जहाँ के धारे धारे में गंगा बहती है, जहाँ कण कण में शंकर बसता है, जहाँ माता अनसुईया हुई है, जहाँ माता पार्वती हुई है। आप मुझसे सनातन की बात क्या लगता है कि हम श्रीलंका से आए हैं जहाँ निशाचर बसते थे? आपको ये लगता है कि हम श्रीलंका से आए हैं? सुन लीजिए। अरे बीच में बोलेंगे तो वैसे लगेंगे। आप ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। आप पुण्य धरती से आए हैं और हम श्रीलंका से आए हैं जहाँ से रावण रहता था। सुन लीजिए। मैं दोनों महात्माओं को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मान्यवर, 565 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया है। ये आपने नहीं बनाया, आप तो तब अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे। आप 2003 तक तिरंगा नहीं मानते थे, आप जनगणमन को नहीं मानते थे, वंदे मातरम को नहीं मानते थे। आज आप हिंदुत्व हिंदुस्तान के भाजपा से हमें हिंदुत्व की दिक्कत नहीं, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हैं और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। सुन लीजिए आप बताइए किसने बनाया? रियासतों को मिलाने का काम किसने किया इस देश में? अरे कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने? अरे सर क्यों इस देश के साथ आप खिलवाड़ करते हो? सीधा कहिए पटेल जी ने किया। हिम्मत रही थी नेहरू जी में कि रियासतों को मिला लेते, चुपचाप बैठे थे। एक रियासत सिर्फ छोड़ दी गई थी जो नासूर बन गई थी नेहरू जी की वजह से, जिसको पूरा देश जानता है कि जम्मू कश्मीर क्यों नासूर बना है। इस तरह गोल गोल मत घुमाया कीजिए, इस देश की पब्लिक सब जानती है। बुटेला साहब हम मुद्दे पे आते हैं। आपने जी संदीप चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे दलित और सवर्ण और पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अलग अलग कौमों का हो, ये सिर्फ बंटवारा करने का काम करती रही है कांग्रेस। बुटेला साहब से कुछ पूछना चाह रहा हूं। बुटेला साहब आपने सही कहा कि आप पुण्य सलीला धरती से आते हैं जहां धारे धारे में गंगा बहती है, केदारनाथ है, अनुसुईया माँ है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कुछ संत समाज के लोग हमारे साथ बैठे वो मांग कर रहे हैं, जैसे आज आप किसान आंदोलन के साथ है, क्या अगर ऐसा संत समाज सड़कों पर उतरता है कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्या कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन का समर्थन करेगी? मैं अब आपसे एक बात जी, तो आप 30 सेकंड दीजिए बस। जी बोलिए। ये मैं उत्तराखंड में इस सरकार ने बद्रीनाथ के अंदर इस समय नमाज पढ़ी गई। सरकार किसकी है उत्तराखंड के अंदर? ये हमारे महात्मा महापुरुष जानते, महंत जी जानते, बद्रीनाथ के अंदर समाज धर्म पहली बार सनातन इतिहास में ऐसा हुआ, बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि बदली गई। पहली बार ऐसा हुआ कि जब बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी गई। किसकी सरकार है, किसने रोका है? मैं पूछना चाहता पुनः, तो कांग्रेस ने क्या आंदोलन किया, इसका विरोध किया? सर अगर नमाज पढ़ी गई, कांग्रेस क्यों सड़कों पर नहीं उतरी? वहां उतरी सड़कों पे किया क्या इस सरकार ने? हाँ। मैं यही तो पूछना, किस चैनल ने दिखाया? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे आज तक एक मदरसे का वो भोंपू बंद नहीं कर पाए। इनका नारा था 2014 में और 2019 में कि हम सत्ता में आएंगे तो हम मदरसों के उनको बंद कर देंगे। जो मदरसे या मस्जिद की बात कर रहे हैं आप? सुनो, मस्जिदों की बात कर रहे हैं। हाँ। मस्जिदों में कहा था हम बंद करने का काम किया इन्होंने बंद। उत्तर प्रदेश में घोषणा हुई, उत्तराखंड में घोषणा हुई, केवल वोट लेंगे। हिंदुओं के लिए क्या 8 साल में? 8 साल में मैं पूछना चाहता, एक काम बताया क्या हिंदुओं के लिए क्या आपने? आप कहते हैं आप कहते हैं मदरसों के लिए, मस्जिदों के लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भोंपू बंद नहीं किया। नहीं भोंपू, अरे हमने तो कट्टरपंथियों के मुंह बंद कर दिया, आप भोंपू की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा जानकारी तो रखिए आप। अब आप अपने एंगल से हर चीज देखना चाहेंगे। तुम्हें जानकारी तुम्हें नहीं है। देखिए हम किसी धर्म के ना विरोध में रहते हैं, ना किसी को का पक्ष करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये धार्मिक एंगल कांग्रेस की रणनीति रही है, कांग्रेस की राजनीति रही है, और इसी राजनीति की वजह से आज आप सत्ता से गायब हैं। आप सुन लीजिए, संदीप जी सुन लीजिए, इनको सुन लेते हैं, मैं मौका दे रहा हूं। राजनीति में घसीट करके और उससे वोट पाना चाहते हैं। आप ये बताएं सनातन धर्म के लिए 8 साल में कौन सा काम किया आपने? एक काम बताएं। अरे कभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाके देख लिए, आप मथुरा वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप बनारस जाइए, अरे आप 4 धाम ही चले जाइए। अरे जितना 70 साल में आप नहीं कर पाए, हमने उतना 7 साल में उससे ज्यादा करके दिखा दिया। अरे पगडंडियां नहीं बना पाए थे आप, हाईवे बनाए हैं आज कभी आप जाके देखिए, जितना आपने कुंभ में 70 साल में नहीं किया था, एक कुंभ में करके दिखाया है हमने। पूछिए जो कुंभ में गए होंगे। आप ये तो बात करिए ही मत,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया उसकी लिस्ट दीजिए। साधुओं पर अत्याचार किया, सबसे बड़ी बात करपात्री जी महाराज के ऊपर अत्याचार किया। आप बताइए क्या हिंदुओं के लिए किया? अगर आप साधु संतों का कांग्रेस सम्मान करती है तो करपात्री जी महाराज के साथ अन्याय क्यों हुआ? इतने सारे कन्वर्जन क्यों हुए? क्यों हमेशा जो है मिशनरीज को सपोर्ट किया गया और हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं किया गया? क्यों 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठाया गया लेकिन बनाया नहीं गया? नहीं शिवानी जी, मैंने पूछा है, बुटेला साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको की बात करें तो उसमें मूलतः 7 धर्म है, ठीक है। क्यों कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम की बात करती है हमेशा? और रही बात सनातन धर्म की, तो क्या कांग्रेस ने 5 जन की घटना पे कभी आज तक कोई संज्ञान लिया? एक बयान दिया कांग्रेस ने, है उसके पीछे दूसरे धर्म की चर्चा करते करते अपने आप को देश को बांटने का काम जो पहले कर चुके हैं या दोबारा नहीं होगा। और सनातन धर्म इसमें बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है और भविष्य में ऐसा न कभी हुआ है न होगा जो हिंदू राष्ट्र घोषित बहुत होने जा रहा है। ये जो फैसला दिया गया है किसानों को आंदोलन को पीछे हटाने के लिए, नहीं धर्मेंद्र जी मैं वही पूछ रहा हूँ, आप लोगों की जो मांग है आपने कही, मैं बुटेला साहब से वही सवाल था मेरा कि आप किसान आंदोलन के साथ है, सीए का आंदोलन का आप समर्थन करते हैं, बाकी आंदोलन का क्या? ये कह रहे कि हिंदू समाज अगर सड़कों पर उतरेगा हिंदू राष्ट्र के लिए कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, ये मेरा सवाल है। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे बहुत सनातन धर्म के बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करते एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आप अयोध्या की बात ये करते हैं, अयोध्या के अंदर राम लला की मूर्ति स्थापित करने का काम किसने किया? वहाँ पूजा शुरू करने का काम किसकी सरकार ने करा? जिन्होंने तो वहाँ बात आंदोलन नहीं, अगर कांग्रेस का ये स्टैंड है, आप राहुल गांधी जी से कहलवा दीजिए। अरे सर, जो सीटें बची हैं वो भी नहीं बचेंगी। अरे खुल के मुस्लिमों के पक्ष में बयान देने वाले, जय श्री राम का विरोध करने वाले, हिंदुत्व में 2-2 विचारधाराएं ढूंढने वाले, वो आज बता रहे हैं कि रामलला की मूर्तियां धरवाई थी। वो ये नहीं कहेंगे कि कार सेवकों पर मुलायम सिंह से गोलियां चलवाई थी। वो आज ये नहीं कहेंगे कि हिंदुओं को जानबूझ के अत्याचार करवाए गए थे। वो आज ये नहीं कहेंगे कि संतों में गोलियां चलवाई थी। संदीप जी बोलने दीजिए। बुटेला साहब को खुश होना चाहिए, वो तो आपकी पिच पर खेल रहे हैं, वो एकदम आपके साथ बात कर रहे हो, कह रहे भोपू बंद करिए, वो आपकी एकदम आपकी जुबान बोल रहे हैं और आप उनका विरोध कर रहे हैं। ये सर कहीं निष्कासन हो जाएगा इनका पार्टी से। जी बोलिए बुटेला साहब। सुन लीजिए जी मैं आज इनसे पूछना चाह रहा, सुन लीजिए, कांग्रेस वो लोकतांत्रिक पार्टी है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यदि इन्हें इतना राम जी से इतना भगवान राम से इतना प्रेम था, 1989 में मैंने 500 रुपया चंदा दिया था, मैं 8 में पढ़ता था और 14,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, 14,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? मैं पूछना चाह रहा इनसे कि जो भगवान राम के नाम पे वहाँ पर जो भूमि खरीदने पे जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो भाजपा कर रही। कुंभ के अंदर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट का जो घोटाला हुआ, 1 लाख से सनातन धर्म इतना बड़ा घोटाला करना जो हरिद्वार के अंदर हुआ, किसकी सरकार है? मैं पूछना चाह रहा हूँ केदारनाथ के अंदर जो पंडित समाज सड़कों पे उतरे हुए और 1 साल से आंदोलित है वो लोग, मैं पूछना चाह रहा हूँ उनके मोदी जी वहाँ पे गए, प्रधानमंत्री जी उनकी सुध क्यों नहीं ली गई? ये सनातन धर्म के इतने रखवाले हैं, बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि क्यों बदली गई? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आदिगुरु शंकराचार्य की जहाँ पर समाधि स्थल था उसको क्यों बदलने का काम किया गया? क्यों केदारनाथ धाम के गर्भगृहों की लाइव दिखाने का काम किया गया? ये चीजें तो ये सनातन धर्म को राजनीतिक प्रचार करना चाहते हैं। इन्हें सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें वोट चाहे उससे, इन्हें सनातन धर्म से चिंता होती। 8 साल में ये एक काम बताया कि सनातन धर्म के लिए कोई फैसला, कोई पॉलिटिकल नहीं बुटेला साहब, ये तो आपकी बात गलत है, बाकी सही, लेकिन कोई काम नहीं किया। आप कह रहे बनारस का चित्र बदल कर रख दिया गया, अयोध्या का चित्र बदल कर रख दिया गया, आप कह रहे एक काम बताइए। नहीं, धार्मिक मामले में आप कांग्रेस इस तरह की बात करेंगे? धार्मिक मामले की बात करें तो क्षेत्र में जाके देखिए कि गंगा के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसमें कितने दूसरे जो तोड़ा गया रास्ते का जो तोड़ा किया है उसमें जाके देखिएगा आप कितने दूसरे जो धर्म के मस्जिदें टूटी है और वो सब हुआ है। देखिए मोदी जी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये देखना नहीं चाहते ना, ये महाराज ये देखना नहीं चाहते, ये आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हैं जी। पुत्र की पिता के सामने नहीं चलेगी, सनातन धर्म के सामने कोई धर्म नहीं बोल पाएगा और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जय भवानी। जी आप कुछ कह रहे थे संदीप जी, आपसे सवाल पूछे, जो सवाल पूछे उस सवालों का जवाब दीजिए। कह रहे कि आप तो सिर्फ ढोंगी है, हिंदू धर्म की बात तो कांग्रेस करने लगी है अब। नहीं, अगर ऐसा है तो बहुत स्वागत योग्य बात है। कम से कम जिस पार्टी ने 70 साल सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को दबाया, हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार किया, अगर वो हिंदू विरोधी हो रही है तो ये बहुत स्वागत योग्य है। बाकी देखिए
ये पूरा देश जानता है और हिंदू समाज भी जानता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से सॉफ्ट तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथियों को और मिशनरीज को बढ़ाया था। ये बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से इनका ग्राफ स्पीड अप हुआ है, किस तरीके से कन्वर्जन हुआ है, किस तरीके से मिशनरी स्कूल इनके शासन में बढ़े हैं। दूसरी चीज, इन्हें राम मंदिर का मुद्दा नहीं दिखेगा। 7 साल में आप फाइलों से धूल नहीं उठा पाए थे, हमने 7 साल में मंदिर बना के दिखाया है। पेट में दर्द इस बात का है। ये कहते हैं कि केदारनाथ में कुछ नहीं किया, अरे चारों धाम में आप जाके देखिए काया पलट सरकार ने करके दिया। समय की कमी में एक कमेंट जल्दी ले लूं। लेकिन इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो क्या, जब संत जो है अगर रास्ते पे निकल जाएं और इस चीज के लिए जोर लगाएं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो कांग्रेस क्या इस चीज का साथ देगी? क्या कांग्रेस साधुओं का साथ देगी या क्या कांग्रेस हिंदुओं का साथ देगी इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में? इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। मिश्रा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, क्या आज जो फैसला लिया गया है, जैसे हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से मांग आई है और इस तरह का चित्र अगर बनता है, तो क्या आप सरकार पर दबाव नहीं बनेगा कि आपने उनकी बात मान ली, आप हम पे हमारी बात मान लीजिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक लंबे डिबेट का विषय है। हिंदू राष्ट्र होने में जो सेकुलर आप दुनिया की बेहतरीन सेकुलर सिस्टम ले लीजिए, उससे बेहतर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रजा पालन का आपको तब मिलता है जब यह आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र था। मैं इतिहास की बात करता हूं। हिंदू राष्ट्र होने में प्रगति है, अपना विकास है, देश का है, दुनिया का विकास है, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आप 100 साल और ले लीजिए, आप उतना विकास नहीं कर पाएंगे जब हिंदू राष्ट्र बना करके और जो है सनातन सिद्धांतों को मानते हुए सनातन इकोनॉमी और सनातन जो सोशल सिस्टम था उसको जब आप चलिए मतलब आप कह रहे कि करना चाहिए। बुटेला साहब, उन सवाल का जवाब दे दीजिए। लास्ट 1 मिनट है आपके पास, सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। शिवानी जी ने पूछा। पहले तो मैं इन्हें सवाल पूछा था कि 8 साल में आपने हिंदुओं के लिए क्या किया, ये तो इन्होंने बताया नहीं। जहां तक हमारे महेंद्र जी ने कहा है कि मैं एक चीज कह सकता हूं कि इस तरह की मैं सनातन धर्म के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और कहीं इस तरह के विरोध नहीं। चाहे आप देश के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति रहे हो, चाहे राज्यों में रहे हो, हमेशा हमने हर प्रकार से, ये जरूर है कि देश चलिए बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। समय की मेरे पास कमी है। मैं सभी मेहमानों से माफी चाहते हुए बहस को मैं यही खत्म करूंगा कि बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने आज सारी बातों पर एकदम मतलब अपनी जो स्टैंड होता है उससे उलट, जो कांग्रेस के नेता हमारे साथ रहे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो कांग्रेस पार्टी जरूर उस स्टैंड के साथ रहेगी। सवाल देश का है में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।